हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम आज से सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एनालिसिस करने वाले हैं केमिकल सेक्टर का। ये एक सीरीज होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट केमिकल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हमने ये पूरी सीरीज को इतना सिंपल बनाया है कि अगर आपका केमिकल बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप ये सेक्टर को और ये सेक्टर से बिलोंग करने वाले कंपनीज का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सबसे पहले तो केमिकल सेक्टर का वैल्यू चेन अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंडली, इसमें जो दो मेजर सब सेगमेंट्स है उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड इसी के साथ हम देखेंगे अगर आपको कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन से मेजर फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द वैल्यू चेन। तो सबसे पहले आते हैं फीड स्टॉक्स। इसे आप रॉ मटेरियल समझ सकते हो, जहां से ये रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाते हैं। अगर वो सोर्सिंग चीप या लेस एक्सपेंसिव रहेगी, उतने ही कम पैसे कमोडिटी केमिकल्स बनाने में लगेंगे। फिर ये बल्क इंग्रेडिएंट्स या कमोडिटी केमिकल्स यूज करके स्पेशलिटी केमिकल्स बनाए जाते हैं। फिर इन स्पेशलिटी केमिकल्स से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक सोप, टूथपेस्ट, पाउडर, क्रीम या एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स। एंड फिर ये फाइनल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक वाया मार्केटिंग या ब्रांडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पहुंचाए जाते हैं। केमिकल सेक्टर में मोटा मोटा दो टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। एक तो हो गए बल्क या कमोडिटी केमिकल्स, एंड सेकेंड आर द स्पेशलिटी केमिकल्स। लेट्स डीप डाइव इनटू द बल्क और कमोडिटी केमिकल्स। सो बाय द नेम बल्क आप समझ सकते हो कि इन्हें बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इन्हें लार्ज वॉल्यूम में इसीलिए प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि इनमें कोई स्पेसिफिक केमिस्ट्री या नॉलेज की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत ही सिंपल होता है बनाने के लिए, एंड इसे कोई भी बना सकता है। सो अगर ये कंपनी इन पर्टिकुलर कमोडिटी केमिकल्स को वॉल्यूम से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो वो प्रॉफिट्स भी जनरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनमें मार्जिन काफी कम होते हैं। जैसे कि हमने देखा था, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इनसे ही स्पेशलिटी केमिकल्स बनाए जाते हैं। क्योंकि कमोडिटी केमिकल प्लेयर्स को काफी लार्ज एंड हाई वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। ये काफी एसेट इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्हें लार्ज मशीनरीज एंड लार्ज प्लांट्स की जरूरत होती है। इन्हें कंटिन्यूअसली पैसे खर्च करने पड़ते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ दीज न्यू प्लांट्स एंड मशीनरीज। ऑल्सो उन्हें अपग्रेड भी करना पड़ता है उनके एग्जिस्टिंग प्लांट्स को, एंड साइमल्टेनियसली उन्हें सेफ्टी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है। एंड हेंस इनका वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस भी काफी हाई होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑर्गेनिक्स में आता है इथिलीन, प्रोपिलीन, ओलिफिन्स, अरोमेटिक्स, सॉल्वेंट्स, मेथनॉल एंड उनके डेरिवेटिव्स। एंड टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिकल्स, उसमें आते हैं सिलिकॉन केमिस्ट्री, क्लोरीन केमिस्ट्री या कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश जैसी चीजें, जिनका यूज बेसिकली फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाउ वील डाइव इनटू द स्पेशलिटी पार्ट। तो स्पेशलिटी केमिकल्स आर ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल केमिकल्स। ये केमिकल्स बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किए जाते हैं, अनलाइक द बल्क या कमोडिटी केमिकल्स जो काफी लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे बल्क या कमोडिटी केमिकल्स एसेट इंटेंसिव होते हैं, इनको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की जरूरत नहीं होती, एंड हेंस ये काफी एसेट लाइट कंपनीज होती है। बट यस, इनमें R&D कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में जो भी कंपनीज है उनको कंटिन्यूअसली रिसर्च करना पड़ता है, उन्हें कंटिन्यूअसली इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ता है, एंड हेंस इनका R&D एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। एंड इसमें कोई भी न्यू प्लेयर आके वो पर्टिकुलर केमिस्ट्री या वो पर्टिकुलर केमिकल मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन्हें न्यू एंट्रेंस का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। तो अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स की कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो उनमें आते हैं एग्रोकेमिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, फाइन केमिकल्स, additives, construction chemicals, water treatment, even flavors and fragrance. Every specialty chemical goes through a life cycle. That is the initial phase, growth phase and the stable phase. Initial phase में कंपनीज को जनरली रिस्क होता है, क्या उनका केमिकल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, क्या उनकी टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल होगी या नहीं बाय द कस्टमर्स, एंड हेंस यहाँ पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है एंड इनके R&D एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। बट इन द ग्रोथ फेज यहाँ पर उनके जो केमिकल्स है वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया होता है कस्टमर्स ने, जिसके वजह से इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। लेकिन जहां भी रेवेन्यूज ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, वहां पर जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होता है, एंड हेंस काफी प्लेयर्स ये पर्टिकुलर स्पेस में ट्राई आउट करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग इन स्पेशलिटी केमिकल्स को बनाने में सक्सीड कर जाते हैं। देन द कंपनी एंटर्स इनटू द स्टेबल फेज, जहां पे प्राइस बेस्ड कंपटीशन होता है और इनकी जो रेवेन्यूज है वो कम होने लगते हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होने लगते हैं, एंड हेंस प्रॉफिटेबल रहने के लिए कंपनीज ये पर्टिकुलर केमिकल को लार्ज वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करती, एंड इवेंचुअली ये स्पेशलिटी केमिकल एक कमोडिटी या बल्क केमिकल बन जाता है। लेकिन
अगर वो स्पेशलिटी केमिकल को लगने वाली टेक्नोलॉजी काफी इंटेंस है और उसे कोई भी कॉपी इजीली नहीं कर सकता, देन दैट पर्टिकुलर कंपनी मिंट्स मनी फॉर अ लॉन्गर होराइजन। लाइक एग्जांपल, अगर आप आरती इंडस्ट्रीज देखोगे तो उन्होंने बेंजीन केमिस्ट्री में काफी ज्यादा मास्टरी हासिल कर ली है। एंड अगर आप नवीन फ्लोरिन देखोगे तो उन्होंने फ्लोरिनेशन में काफी उनका एक्सपर्टीज है। एंड सिमिलर विद द विनती ऑर्गेनिक्स या अतुल केमिकल, ये प्लेयर्स के साथ कोई भी एक न्यू प्लेयर को कम्पीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड हेंस आप इनके मार्जिन देखोगे तो ये हमेशा 20, 25, 30, 35 के आसपास होते हैं। कोई भी एक न्यू प्लेयर को आना और ये बिग इस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ compete करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जिससे आपको कंप्लीट आइडिया आएगा कि जब भी आप कमोडिटी या स्पेशलिटी केमिकल्स का जब एनालिसिस करते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप एक केमिकल इंडस्ट्री आप एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी किस स्पेस में है, वेदर इट इज अ कमोडिटी केमिकल और अ स्पेशलिटी केमिकल। कई बार कमोडिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलिटी केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक सोडा ऐश या कॉस्टिक सोडा या क्लोरिनेशन का यूज करके वो फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल स्पेस में भी एंटर करते हैं। तो इसे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। ऐसा बेसिकली हाई प्रॉफिट मार्जिन के लिए किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कमोडिटी केमिकल्स के पास कम प्रॉफिट मार्जिन होते हैं एज कम्पेयर टू द स्पेशलिटी केमिकल्स। एंड कई बार स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स अपनी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमोडिटी केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। तो इसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले है प्राइसिंग पावर। जैसे कि हमने देखा था, बल्क या कमोडिटी केमिकल्स आर द बेसिक केमिकल्स एंड यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी या कोई स्पेसिफिक केमिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई भी बना सकता है। एंड हेंस यहाँ पर प्राइसिंग पावर काफी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 99% प्योर एनॉल चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, तो वो कोई भी मैन्युफैक्चरर से ले सकता है, उसे स्पेसिफिक कंपनी से लेने की कोई पाबंदी नहीं होती। एंड हेंस यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। एंड जहाँ पे कंपटीशन होता है वहां पे मार्जिन काफी कम होते हैं, एज जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर रहेगा कस्टमर्स उसी के पास जाएंगे। एंड जो सप्लायर होता है उसे जो भी लोवेस्ट कॉस्ट है वो पर्टिकुलर केमिकल का, उसी में उसे बेचना पड़ता है। एंड यहाँ पर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स भी काम नहीं आती। इवन आप काफी इस्टेब्लिश्ड और पुराने प्लेयर हो तो भी दिस डज नॉट सर्व एज एन एडवांटेज। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट है इन द स्पेशलिटी केमिकल तो वो पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है। एंड हेंस द कस्टमर्स आर वेरी पर्टिकुलर इन चूजिंग द स्पेशलिटी केमिकल सप्लायर। एंड इसी की वजह से इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, क्योंकि वो कस्टमर्स माइनर प्राइस डिफरेंस के लिए एक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ये सेम चीज हुई थी दीपक नाइट्राइट के साथ। दीपक नाइट्राइट ने काफी साल तक OBA दैट इज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इतना टाइम एंड इतने एफर्ट्स देने के बाद भी वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि वो अपने लिए कस्टमर्स ही नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि एक छोटा सा भी प्रॉब्लम इन द OBA कैन रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर अ टेक्सटाइल मिल और मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पेपर फॉर अ पेपर मिल। एंड इसी की वजह से स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स प्रीमियम चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो प्राइसिंग पावर ना होने की वजह से कमोडिटी प्लेयर्स को लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ही रहना पड़ता है, तो वो इसके लिए काफी सारे स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो रॉ मटेरियल की उनकी सोर्सिंग है उसी के आसपास बिल्ड करने का देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन या जो फ्राइट कॉस्ट है वो काफी कम हो जाए। ऑल्सो वो कोशिश करते हैं कि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो की कस्टमर के आसपास ही हो, अगेन टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और वो काफी सारे प्लांट्स पुट अप करते हैं ताकि वो ज्यादा वॉल्यूम्स में वो केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और जो प्लांट की फिक्स कॉस्ट है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके थ्रू आउट देयर प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से कॉस्ट पर टन काफी ज्यादा कम हो जाता है। अपने प्लांट्स एंड मशीनरीज काफी ज्यादा वो मेंटेन उनको करने पड़ते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई रहे। ये सारे कुछ स्ट्रैटेजीज है वो एक कमोडिटी प्लेयर यूज करनी पड़ती है जस्ट टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि यही एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फॉर अ कमोडिटी प्लेयर। लेकिन ये प्रॉब्लम स्पेशलिटी के साथ नहीं होती। उन्हें पता है कि उनका मार्केट सेगमेंट छोटा है और जो भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट उन्हें अगर इनकर होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो इजीली अपने कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर सकते हैं। एंड हेंस दे नीड नॉट बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी R&D प्रोसेस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ स्पेशलिटी प्लेयर। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी काफी संभाल के रखते हैं। एंड कई बार ये जो टेक्नोलॉजी है इन हाउस ही बनाते हैं ताकि वो उसे एक सीक्रेट रख सके। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये टेक्नोलॉजी होगी उतना ही डिफिकल्ट होगा कोई भी कॉम्पिटिटर को वो पर्टिकुलर केमिकल मैन्युफैक्चर करना। एंड यही इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। तो जब भी आप एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो
तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या कौन सा स्पेशल केमिकल में माहिर है कि कोई भी न्यू प्लेयर वो पर्टिकुलर चीज नहीं बना पाएगा। कुछ एग्जांपल्स हमने पहले देखे थे आरती और फ्लोरीन के, दे हैव एक्सेल्ड इन देयर स्पेसिफिक एरियाज। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सिक्लिसिटी। यहाँ भी कमोडिटी प्लेयर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग रिसेशन और ड्यूरिंग द डाउन साइकिल। कमोडिटी प्लेयर्स तो पूरी तरह पिट जाते हैं, इनके रेवेन्यू 17 से 23-25% तक गिर जाते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज 18 से 30% तक डिक्लाइन हो जाते हैं। अगर हम कुछ रीजंस देखें फॉर द सिक्लिसिटी नेचर, तो सबसे पहले आते हैं द रॉ मटेरियल कॉस्ट। दिस इज द सिंगल मोस्ट डेंजरस एक्सपेंस फॉर अ कमोडिटी प्लेयर। अगर उनके रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट ही अगर एक्सपेंसिव है तो इनका जो कमोडिटी केमिकल है वो तो एक्सपेंसिव होगा ही। कई बार इनके रॉ मटेरियल जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं क्रूड ऑयल के, एंड आप तो जानते हो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, एंड उसी के साथ ये कमोडिटी प्लेयर्स के रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं। ये एसेट इंटेंसिव होते हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, एंड कई बार ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी इनके जो प्राइसेस है वो डिपेंड होते हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कमोडिटी प्लेयर्स को क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी बढ़ रहे होते हैं एंड पैरेलली इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उनके प्राइसेस घटते होते हैं। तो ऐसे में इनके एक्सपेंसेस शूट अप होते हैं और इनके जो प्रॉफिटेबिलिटीज है वो टैंक होती रहती है। एंड जैसे कि हमने देखा था इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन जब भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घट जाता है, लेकिन द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, रिजल्टिंग इन द रिवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज। ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स कॉस्ट पे एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटीज या रेवेन्यू किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्पेशलिटी केमिकल्स में लो सिक्लिसिटी होती है। द मेजर रीजंस बीइंग दे आर एबल टू पास ऑन द एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लो एसेट इंटेंसिव होने के वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटीज और ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंटैक्ट रहते हैं इवन ड्यूरिंग द डाउन साइकिल। लेकिन इनका R&D एक्सपेंस काफी ज्यादा रहता है एंड हेंस इनका जो लेबर कॉस्ट है इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी हम स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का एनालिसिस करते हैं हम रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये मैट्रिक या ये रेशियो जरूर देखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय से इन्हें कितने रेवेन्यूज या कितने प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। आपको इनके ईयरली रेवेन्यूज एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के डिटेल्स आपको इजीली एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाते हैं। एंड कई बार ये सिक्लिसिटी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो कमोडिटी प्लेयर्स है वो स्पेशलिटी केमिकल भी मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। इसके बारे में हम इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस में देखेंगे। हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पहले देखा था। तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से इनका सप्लाई चेन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड उसी के साथ इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज ग्रो करती है। एंड जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है जहां पर सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होता है ये जो इंटीग्रेटेड कंपनीज होती है वो सेफ हो जाती है एंड इवन दिस एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जब भी आप कमोडिटी केमिकल के स्पेस की अगर कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये देखें कि उसका रॉ मटेरियल का सोर्सिंग क्या है, इज इट द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड वेदर इट इज इंटीग्रेटेड बैकवर्ड या फॉरवर्ड। एंड स्पेशलिटी केमिकल के जो कंपनीज है इनके लिए इंटीग्रेशन इतना मैटर नहीं करता क्योंकि R&D इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर मोट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है इनके प्लांट महाराष्ट्र या गुजरात में ही होते हैं। द ओनली रीजन इज द इजी एक्सेस टू द वेस्टर्न कोस्ट। कई बार इनकी जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है वो ओवरसीज में होती है एंड हेंस अगर ये वाटर के थ्रू इनके रॉ मटेरियल्स अगर आते हैं तो इनका जो एक्सपेंस है वो इवेंचुअली कम हो जाता है। ऑल्सो मिडल ईस्टर्न रीजन में जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहे हैं उनको भी ये केमिकल्स एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो केमिकल कंपनीज होती है इनमें से इफ्लुएंट्स काफी ज्यादा निकलते हैं जिसके वजह से उनको बहुत सारा पैसा ये इफ्लुएंट्स ट्रीट करने में लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक भी गाइडलाइन अगर मिस कर जाते हैं या रेगुलेशन वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते तो उनको पेनल्टीज काफी हैवी भरनी पड़ती है एंड इन द एक्सट्रीम केसेस उनके वो प्लांट्स भी शट डाउन हो सकते हैं। ये सिमिलर केस आप चाइना में देख सकते हो। अंटिल 2013 इनकी जो केमिकल इंडस्ट्री थी वो अराउंड 20 to 25% के CAGR से ग्रो कर रही थी। दे वर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द रेगुलेशंस या गाइडलाइंस। लेकिन जब भी ये सारे रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं उनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शट डाउन हो गए, जिसका फायदा इनडायरेक्टली इंडिया को हो रहा है, जिसमें हमने बोदल केमिकल्स जो डाइस बनाता है या IOLCP जैसे जो कमोडिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें हमने रैली देखी थी। इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि हाउ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड या फिर उसमें कौन से इनपुट जाते हैं या स्पेशलिटी केमिकल्स किस तरह से बनते हैं।
तो सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट डज नॉट कंटेन द सी एंड एच बॉन्ड, उसे हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। ओवरऑल हम उनमें सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट्स कंसिडर कर सकते हैं। यही सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट्स यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, एंड इनसे ही कमोडिटी केमिकल जैसे क्लोरीन, सोडा ऐश एंड कॉस्टिक सोडा भी बनाया जाता है। एंड देन दिस एक्ट्स एज अ इनपुट फॉर द स्पेशलिटी केमिकल्स। फिर ऑयल एंड गैस में देखें तो नेचुरल गैस, नैप्था एंड ऑयल आता है। नेचुरल गैस से हम क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बना सकते हैं, एंड ये नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स। नैप्था से इथीन, प्रोपेन, इथिलीन एंड प्रोपिलीन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स। फिर ऑयल से फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, विच कैन अगेन act as an input to the specialty chemicals. Nitrogen, oxygen, these are also used as a raw material to the specialty chemicals. And again, यही गैस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। फिर ये स्पेशलिटी केमिकल्स आर देन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर केमिकल्स, जिससे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे एफएमसीजी, हेल्थ केयर, पेंट्स या एग्रो केमिकल्स में जो यूज होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था, ये स्पेशलिटी केमिकल्स अगर बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे तो उनसे हम कमोडिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एंड अगर कमोडिटी केमिकल प्लेयर्स अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेट करते हैं अपने ऑपरेशंस को, तो वो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी एंटर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी एंड विद आवर फर्स्ट पार्ट, एंड हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेक्टर एनालिसिस काफी पसंद आया होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।